जितने भी नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट कई बार मैंने इसकी चर्चा की है। नाउन इक्विवेलेंट जो सिंगल होते हैं, इसमें इन्फिनिटिव हो सकता है, जैसे लिखते हैं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें जेरंड हो सकता है, ठीक है, इसमें फ्रेज हो सकता है। तो इस तरीके से अगर वो आते हैं, सिंगल सिंगल आते हैं तो सिंगुलर होते हैं। डबल डबल आ जाता है तो फिर वहां पर जो है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे प्लेइंग एंड डांसिंग अगर हम करें, मतलब है दो इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लें, दो जेरंड का प्रयोग कर लें, दो फ्रेज का प्रयोग कर दें, तो फिर वहां पर जो है एक से ज्यादा वाले जो प्लूरल होते हैं उस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम वहां पर प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन एक बार फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हां, यहां पर मैं उपस्थित हो गया हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट 5 के साथ, जिसमें 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और पिछले एपिसोड की तरह ही बारी बारी से हर एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। 20 सेकंड की समय सीमा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको जितने भी नॉर्म्स पता है, आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए आप उसे बनाइए। अगर आपका आंसर सही होता है फिर भी रुक करके एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिए कि क्या आपकी सोच मेरी स्ट्रैटेजी दोनों फॉलो करती है, क्या आपने सही सोचा था या फिर ऐसे ही आपके किसी गलत सोच पर भी आंसर सही हो गया, तो वहां पर उसे करेक्ट करने की जरूरत है। वैसे बच्चे जिनका आंसर गलत होता है उन्हें भी आंसर मिलाना है, सही आंसर लिखना है और यह समझने की कोशिश करनी है कि आखिरकार कौन से नॉर्म का फॉलो करते हुए वो आंसर सही हुआ है और आपका किस वजह से गलत हो गया। सेशन को शुरू करेंगे। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन लाए गए हैं, उसका आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लाए गए 200 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपनी सूझबूझ के मैक्सिमम लेवल तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रयास इस सेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे आपके सीखने की रफ्तार बढ़ेगी नहीं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आज के सेशन में जो पहला सवाल लिया गया है वो आपके सामने आ गया है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। और ये केस क्या है? इमेजिनेशन का केस है। इमेजिनेशन का केस है ना? तो यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, मतलब है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता ऑफर अगर मैं तुम होता। मतलब ये एक इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं तुम नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग है। तो ये एक इमेजिनेशन है कि काश कि ऐसा होता कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। और यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। यहां पर है इवन इफ की कोई आवश्यकता नहीं है। हैड इन योर प्लेस, इसका भी कोई है यहां पर। हैड आई बिगिन, ये सारे के सारे निरर्थक हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो सेंटेंस दिया हुआ है यही सबसे पहले जो है नॉर्म्स को पूरा कर रहा है। ये इमेजिनेशन की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं वर का, ये ग्रामेटिकल नॉर्म है, ध्यान रखिएगा। पास्ट इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं हम हैड बीन का। पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं हैड बीन का। इस पर काफी डिटेल से मैंने जानकारी दे रखी है, शायद टाइम एंड टेंस चैप्टर में है। तो इस दोनों की जानकारी जो ये बात है, दोनों याद रखिएगा कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पहले से ही करेक्ट है और ये जो अंडरलाइंड हिस्सा है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और इसीलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स के आधार पर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस सही है, मीनिंग सही है और ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो यहां पर अप्लाई किया गया है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला है। और वर जो है जब इमेजिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता है, सबके साथ इस्तेमाल होता है।
इफ ही वर यू, इफ आई वर यू, इफ सी वर यू, इफ दे वर यू, यहां पर कोई भी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। वर जो है सबके साथ इस्तेमाल होता है जब हम उसे इमेजिनरी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि ही मस्ट हैव, और हैव के बाद क्या लगना चाहिए, V3, यहां पर बिल्कुल लगा हुआ है। साथ में यहां एंड दिया हुआ है, तो एंड के बाद यहां पर सफर्ड होना चाहिए। एक तो चीज यहां पर दिखा, मेरा पहला पॉइंट यहां दिख रहा है, ये सफर लिखना गलत है। यहां दो सेंटेंस है कि ही मस्ट हैव बिहेव्ड और एंड ही मस्ट हैव सफर्ड, तो यहां पर सिंपल सा है बिकॉज ऑफ दैट। तो यहां जो सफर का प्रयोग है वो गलत है, यहां होना चाहिए सफर्ड। तो हम सबसे पहले उस ऑप्शन को देख लेते हैं। ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया, इसमें कोई भी बदलाव होगा लेकिन यहां पर वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है। उसके बाद फिर देखिए कि डी नंबर ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहां पर भी जो है इसमें ईडी लगा हुआ नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन यहां पर है कि बी और सी में से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है वो इम्पोलाइटली होगा, इम्पोलाइट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट हैव बिहेव इम्पोलाइटली एंड सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। मतलब है कि वहां पर जो बिहेव हुआ वो इम्पोलाइट बिहेवियर हो गया जिसकी वजह से उसे झेलना पड़ा, है ना। ही मस्ट हैव बिहेव्ड इम्पोलाइटली, तो यहां पर इम्पोलाइटली जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा होगा। और देखिए कि ये ऑप्शन नंबर बी है, यहां पर इम्पोलाइटली का प्रयोग किया गया है, ये इम्पोलाइट है जो कि गलत है और इससे आसानी से पता चल गया। देखिए यहां पर दो जो बातें थी वो बदलने वाली थी। अंडरलाइंड हिस्से में लिखा हुआ था पहला इम्पोलाइट, दूसरा लिखा हुआ था सफर। हमने पीछे देखा कि स्ट्रक्चर जो है वो मस्ट हैव है, तो यहां पर जो है कोई भी आप ऐसा स्ट्रक्चर आता है, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस इसके बाद जो आपको दिखेगा वो V3 का फॉर्म दिखेगा, चाहे शुड हैव डन, कुड हैव डन, शुड हैव फिनिश्ड, कुड हैव फिनिश्ड, मस्ट हैव फिनिश्ड, वुड हैव फिनिश्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहां पर हैव लगा है तो यहां ऑलरेडी जो है ये V3 लगाया हुआ है और यहां पर जो है नहीं लगाया हुआ है। चूंकि वो सेंटेंस का साथ में आप एंड देख लो, एंड के इधर और एंड के उधर, तो यहां पर जो वो V3 है तो यहां भी होना चाहिए। उस आधार पर हमने ए और डी को आसानी से एलिमिनेट कर दिया। फिर लगा कि यहां पर जो इम्पोलाइट वर्ड है क्या इस जगह पर सुटेबल है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब क्या होगा, इम्पोलाइटली। एंड दैट्स व्हाई जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, ही मस्ट हैव बिहेव्ड इम्पोलाइटली एंड सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी द डायरेक्टर वांटेड हिम टू वर्क, और ये जो टू है जो अंडरलाइंड हिस्से में आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो ये कॉम्बो है ये है 2 + V1 का कॉम्बो एंड दिस वन इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो बिल्कुल यहां पर ठीक है, इसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि वर्क जो है वो अंडरलाइंड हिस्से से बाहर है, फिर भी टू का उसके साथ जो है वो पैकेज है, वो इन्फिनेटिव की तरह वहां पर यूज हो रहा है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। दूसरा प्रपोजिशन अगर हम यहां पर ला रहे हैं तो फिर इसके बाद कह रहा है कि मुझे यहां से टू रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा हिम, तो फिर मुझे वर्क को ही बदलना पड़ेगा। उस हिसाब से ये मेरा एलिमिनेट हो जा रहा है। अब देखिए कि वर्ब के साथ अगर हम इस तरह प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी वर्ब के बाद यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और वर्ब के पहले यूज करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, मतलब है कि आई टीच हिम, और देखिए इसके बाद जो हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस है और पहले जो हुआ है ये सब्जेक्टिव केस है। तो वांटेड के साथ ही लिखना बिल्कुल यहां से ये एलिमिनेट कर देता है। साथ में वांटेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो बीच में प्रेपोजिशन का होना गड़बड़ है, ये यहां से एलिमिनेट हो गया। चूंकि मेरे इस सेंटेंस से मीनिंग कंप्लीट हो जा रहा है और वांट इसके बाद जो वर्क है
वो अंडरलाइंड हिस्से में आ नहीं रहा है, तो इसके साथ ये फिट नहीं बैठेगा, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। मतलब ये है कि इस सेंटेंस में हर एक पोर्शन और अंडरलाइंड हिस्सा जो है वो बाकी पोर्शन के साथ मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन इज ई। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द नियो क्लब हैज बीन एक्सटेंडेड। अब ये देखिए कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? इसको देख करके ये लग रहा है कि ये इसका रिसीवर है, लेकिन सेंटेंस पढ़ के देखते हैं कि द नियो क्लब हैज बीन एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प टू पुअर एंड डिजर्विंग वुमेन। अब देखिए कि नियो क्लब वो कर रहा है, तो नियो क्लब जब कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेरा डोअर है, रिसीवर नहीं है, तो ये जो पैटर्न है ये गलत है, मतलब है यहां से बिन हट जाना चाहिए। ठीक, अब यहां पर हम उसके हिसाब से जो है चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शन को। यहां पर बिन है, ठीक है, इसमें भी बिन है, ठीक, यहां पर बीइंग है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हैज मेरा बिल्कुल वहां पर सही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हैव बीन एक्सटेंडेड, ये भी पैटर्न कैसा है, पैसिव का पैटर्न है, तो ये बिल्कुल जो है ये नहीं होगा, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए कि कह रहा है हैज बीन एक्सटेंडिंग एंड हैव बीन एक्सटेंडिंग, दो ऑप्शन है मेरे पास। अब नियो क्लब सिंगुलर है तो हैव होगा नहीं, तो पहला मेरा आंसर निकल करके सामने आ गया कि आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब देखिए कि यहां पर एक्सटेंडिंग कैसे लगा, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैटर्न आपको यहां पर दिख गया होगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस का है कि लंबे समय से वो ये करते आ रहे हैं, मतलब है नियो क्लब हैज बीन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प टू पुअर एंड डिजर्विंग वुमेन। तो मतलब यहां पर है कि एक्सटेंडेड जो हमने पास्ट पार्टिसिपल रखा था, अगर हम इसको हटा करके वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर दें तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैटर्न हो जाएगा, और उस आधार पर ए सेंटेंस भी सही हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मैं समझता हूं कि यह बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि पहले देख करके ये लगा, स्ट्रक्चर वाइज मुझे ये लगा कि नियो क्लब जो है वो रिसीवर है, डोअर कोई और है, बट जब हमने आगे पढ़ा कि वही कुछ कर रहा है गरीब और डिजर्विंग वुमेन के लिए, यानी कि नियो क्लब जो है वो डोअर है, तब हमने ये समझ लिया कि अच्छा यहां पर मुझे पैसिव का पैटर्न अप्लाई नहीं करना है, मुझे एक्टिव का पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्टिव के पैटर्न को अप्लाई करने के लिए दो केस है यहां पर, या तो आप यहां से बिन हटा लो या इस पास्ट पार्टिसिपल को हटा करके उसके साथ आप आईएनजी प्रयोग कर लो, दो ऑप्शन है। तो यहां पर मेरा आईएनजी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कर रहा है, वाई और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा गया है। जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो ये जो होता है पैटर्न, ये इंटेरोगेटिव का पैटर्न होता है। कह रहा है कि व्हाई डज ही वरी ओवर पेटी मैटर्स, और पेटी का मतलब होता है नीच या नीचतापूर्ण, इसको जो समझ लीजिए, इसका मीनिंग नीचतापूर्ण या फिर निर्दयी, मतलबी, जो भी कहिए, घटिया, उस सेंस में है कि व्हाई डज ही वरी ओवर पेटी मैटर्स। और यहां तक जो है एक सेंटेंस लग रहा है देखिए यहां तक ये पूरा एक सेंटेंस लग रहा है, कह रहा इज नॉट नोन। अब अगर हम इसको एक रखें, इट इज नॉट नोन, दैट मीन्स कि इट की जगह पर ये पूरा इस्तेमाल हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड फ्रेज। और फ्रेज जो है ये स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव इसका है नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप है, साथ में ये वो पूरा सेक्शन नहीं है, ये एक छोटा हिस्सा है ना। वेयर सी लिव्स इज अननोन, मतलब है कि वो कहां रहती है ये अननोन है। ये इस चीज का एक तरह से जो फ्रेज है उसको जब हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये इन्वर्जन प्रयोग नहीं कर सकते। होना क्या चाहिए कि मैंने अभी क्या कहा, वेयर सी लिव्स, तो वैसे ही होना चाहिए व्हाई ही वरीज। क्या होना चाहिए, व्हाई ही वरीज ओवर पेटी मैटर्स इज नॉट नोन।
और ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, बाकी ये सब में इन्वर्जन का प्रयोग। यहां ठीक है, डिड इधर लगाया है, ठीक है, इधर भी डज लगाया, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? डज क्यों लगाए हम? हेल्पिंग वर्ब जब तक नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं होता है हम V1 V5 के साथ नॉर्मल केसेस में यूज नहीं करते हैं, और साथ में यहां तो इन्वर्जन प्रयोग किया है, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। दैट्स व्हाई इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ए। एक बार फिर से मैं ये बात समझा दूं कि जब कभी हम किसी फ्रेज को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको नॉर्मली लिखते हैं, वहां पर इंटेरोगेटिव के जो कंसेप्ट है, जो इन्वर्जन है, वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होता है इन्वर्जन वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि एक्चुअली उस सेंटेंस से हम जो है क्वेश्चन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है। ये पूरा एक फ्रेज है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया कि इट की जगह पर क्या यूज किया गया है, व्हाई डज ही वरी ओवर पैटी मैटर्स, होना यह चाहिए व्हाई ही वरीज ओवर पैटी मैटर्स इज नॉट नोन, तब जाकर के ये सही होगा। तो यहां पर इस तरीके से इन्वर्जन लिखना, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं रखना, एक जो है सेंटेंस के मानदंड को पूरा नहीं करता है, क्योंकि यहां पर वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है वो पूरा लाइन। दैट्स व्हाई उसको हमने सिंपल लिखा है, नॉर्मल लिखा है, वहां पर इन्वर्जन अप्लाई नहीं किया है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल ही रिफ्यूज टू फॉलो द इलिगिटिमेट। यहां पर देखिए इसका मतलब होता है अवैध, इलीगल से है इंस्ट्रक्शंस, ये एडजेक्टिव के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हुआ है। इलिगिटिमेट इंस्ट्रक्शंस इसका मतलब है कि इलीगल इंस्ट्रक्शंस। तो बिल्कुल यहां पर है कि एक सिद्धांतवादी पुरुष होने के नाते वो उन्होंने रिफ्यूज किया, ही रिफ्यूज टू फॉलो एनी इलीगल इंस्ट्रक्शंस, है ना, द इलिगिटिमेट इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पर बिल्कुल जो है ये सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। यहां पर फॉलोइंग करने की जरूरत नहीं है, रिफ्यूज टू फॉलो, रिफ्यूज के साथ लगा टू फॉलोइंग, टू फॉलो द, ये फिर यहां पर इसको एलवाई करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि इंस्ट्रक्शन नाउन है तो मुझे जो है वो एडजेक्टिव चाहिए यहां पर। कैसे इंस्ट्रक्शन चाहिए? इलीगल इंस्ट्रक्शंस। तो बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया इस वजह से। तीसरे वाले में भी एलवाई लगाकर एडवर्ब बना दिया, इसको भी यहां से एलिमिनेट हो गया। और पहले वाले में ये फॉलोइंग यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो कहते हैं एक सिद्धांतवादी पुरुष होने के नाते उन्होंने किसी अवैध जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली फिट है कि बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल ही रिफ्यूज टू फॉलो द इलिगिटिमेट इंस्ट्रक्शंस, है ना, बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इसीलिए जो सवाल का जवाब है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड द ऑप्शन इज ई। ये लास्ट वाला इसका आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी। देखिए अब यहां पर फिर जो ये पूरा फ्रेज है इसको सब्जेक्ट के तौर पर चुना गया है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया। आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इट हेल्प्स सम पीपल फील गुड, है ना, ये मदद करता है कुछ लोगों को अच्छा अनुभव करने में, अच्छा महसूस करने में। तो मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी हेल्प्स सम पीपल फील गुड, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये मेरा फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये सिंगुलर माना जाता है। और ये जितने भी नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट, कई बार मैंने इसकी चर्चा की है। नाउन इक्विवेलेंट जो सिंगल होते हैं इसमें इन्फिनिटिव हो सकता है, जैसे लिखते हैं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें जिरंड हो सकता है, ठीक है, इसमें फ्रेज हो सकता है। तो इस तरीके से अगर वो आते हैं, सिंगल आते हैं तो सिंगुलर होते हैं। डबल आ जाता है तो फिर वहां पर जो है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे प्लेइंग एंड डांसिंग अगर हम करें, मतलब है दो इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लें, दो जिरंड का प्रयोग कर लें, दो फ्रेज का प्रयोग कर दें, तो फिर वहां पर जो है एक से ज्यादा वाले जो प्लूरल होते हैं उस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम वहां पर प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी एक सिंगल फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हेल्प्स है और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हेल्प करने का। यहां पर ये बिल्कुल यहां से खत्म हो जाएगा, उसमें फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरा सेंटेंस है वो मिनिमम अपना मीनिंग कंप्लीट करने में सक्षम है। हेल्प्स
सम पीपल फील गुड। और बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, दैट्स व्हाई इसका भी जो आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड द ऑप्शन इज ई। ये लास्ट वाला ऑप्शन है। हम बाकी को क्यों देखें, मुझे जब ये समझ में आ गया कि भैया एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, फ्रेज जब एक होता है, अकेला सिंगल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, सिंगल इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, जेरेंट इस्तेमाल, दैट मींस कि नाउन इक्विवेलेंट अगर एक है वो इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। वो अगर एक से ज्यादा आ जाएगा तब वो प्लूरल होगा, उसके साथ वो प्लूरल होगा। यहां चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए हेल्प्स बिल्कुल सही है और इसीलिए कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या हो गया, वो हो गया नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। ये सवाल बड़ा ही आसान है। प्लीज टेक आउट योर शूज एंड पुट आउट द लाइट। ठीक है, यहां सेंस ये आ रहा है कि जूते उतारो और लाइट बंद कर दो। सेंस यही आ रहा है या लाइट जला दो, जो दो सेंस आ सकता है। तो यहां पर देखिए, एक तो है टेक आउट, दूसरा है टेक ऑफ, तीसरा है पुट ऑफ, यहां पर स्विच ऑफ, फिर है पुट आउट और फिर है पुट ऑन। ये हमारे पास जो है 1 2 3 यानी टेक आउट, टेक ऑफ, पुट ऑफ, स्विच ऑफ, पुट आउट और पुट ऑन। ये 3 3 6 फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग अगर मुझे ठीक ठीक पता होगा तो हम मीनिंग लगा पाएंगे। अब देखिए टेक आउट का मतलब क्या होता है। टेक आउट का मतलब होता है जारी करना या होता है बाहर लेना, ठीक है, या होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। अब क्या लगता है कि इसको आपको आगे देखना चाहिए। मीनिंग जैसे ही आया तो ये यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। अब टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, क्या होता है, उतारना, या होता है हटाना, ठीक है, तो ये मेरा हो सकता है। पुट ऑफ का मतलब भी जो होता है ये होता है बुझा देना, ठीक है, बुझा देना, या होता है रुचि कम होना। स्विच ऑफ का मतलब जानते ही हैं, बंद करना होता है, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है, और पुट ऑन का मतलब होता है जलाना या होता है बाजी लगाना, ठीक। तो सबसे पहले तो ए और बी मेरा खत्म हो गया। अब कह रहा है कि पुट ऑफ योर शूज। अब यहां पर पुट ऑफ कहने का मतलब होता है बुझा देना, ये भी यहां से खत्म हो गया। हम ऊपर वाला देखते हैं कि टेक ऑफ योर शूज एंड पुट आउट द लाइट। बिल्कुल है कि जूते उतारिए और लाइट जो है वो पुट आउट यानी कि उसको बुझा दीजिए। तो बिल्कुल ये मेरा सी नंबर ऑप्शन सही मीनिंग दे रहा है। इसका जो आंसर है वो हो गया सी। देखिए यहां पर अगर आपको फ्रेजल वर्ब की मीनिंग नहीं पता है तो बिल्कुल आपसे ये नहीं बनने वाला है। फ्रेजल वर्ब की समस्या अगर आपको है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर मुझे लगता है 40 या 50 एपिसोड है जिसमें हर एपिसोड में 5 फ्रेजल वर्ब का जो जितना भी डिटेल मीनिंग है वो एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। छोटी छोटी वीडियो है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की है। आप पर डे अगर 1 से 2 भी देखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, समझते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, एक बात वहां हो सकती है कि ऑडियो और विजुअल थोड़ा सा आज के लिहाजन जो है, आज की तुलना में वो थोड़ा गंदा हो सकता है। उसमें मैं चैनल शुरुआती समय में था, मुझे भी उतना नहीं पता था कि क्या बेहतर हो सकता है और कैसे अच्छा किया जा सकता है, लेकिन पढ़ने लायक है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो ये तय मानिए कि एसबीआई जो आगे होने वाली है क्लर्क की परीक्षा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आधारित होते हैं। बहुत सारे जो आरसी वगैरह दिए जाते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट दिया जाता है, वहां पर मीनिंग को निर्धारित करने में, ऑप्शन चुनने में वो बहुत मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आप उसको जाकर के देखिए। इस सवाल का जवाब है सिर्फ फ्रेजल वर्ब की मीनिंग के आधार पर पहला दूसरा वैसे कट गया, तीसरा वैसे कट गया, बाद में बचा सी। सी में दोनों हिस्सा सही है, दोनों फ्रेजल वर्ब ठीक ठीक रखा गया, इसलिए मीनिंग जो है वो फिट बैठ गया, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, माई सिस्टर वॉज फॉलिंग ऑफ, और ये जो है ये सही नहीं है, होना चाहिए फॉल ऑफ। इसका मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो मेरा ये वाला ऑप्शन
एलिमिनेट हो गया। अगर इसको हम चुनते हैं तो फिर यहां पर ऑफ नहीं है, यहां खत्म हो गया। ठीक है, वॉज फॉलिंग ऑफ क्यों करें, सबसे बेहतर मीनिंग ये है, हम कंटिन्यूटी में क्यों दें, माई सिस्टर फेल ऑफ द साइकिल वेरी ऑफन, कई बार गिरी, प्रायः गिरी, तो सेंस यहां पर जो है वो कंटिन्यूटी का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सबसे सुटेबल आंसर जो है मेरा बी है कि माई सिस्टर फेल ऑफ, इसी का जो है वो V2 है, यहां पर कंटिन्यूटी में रखने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन मेरा दिख रहा है, यहां पर ऑफ सही लग रहा है, बट उससे बेहतर ऑप्शन ये है, सही और सटीक मीनिंग आ रहा है, वेरी ऑफन की वजह से जो है वहां पर दिख रहा है कि वो प्रायः गिरी, तो यहां पर इसीलिए जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बड़ा ही आसान सा है। पिछले वाले सवाल में किस किस का सही हुआ, किस किस का गलत हुआ, वो भी मुझे बताइए, और इस सवाल के बारे में भी लिखिएगा जरूर कि आपने इसे सही किया, सही पकड़ा, गलती हो गई, किस वजह से गलती हो गई, मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर कीजिएगा। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, वी आर, और जैसे ही यहां पर ये लगा हुआ है तो इसके बाद या तो V1 प्लस ING लग सकता है पहला, या लग सकता है पास्ट पार्टिसिपल। कब लग सकता है पास्ट पार्टिसिपल, जब हम रिसीवर होंगे पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव होगा तब, यानी रिसीवर होगा तब, और ये कब लगेगा, ये जब एक्टिव होगा तब। मतलब है कि ये अगर डोअर होगा तो ये वाला लगेगा, मतलब डोअर होने पर ये लगेगा और रिसीवर होने पर ये लगेगा। अब कह रहा है कि वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग ऑफ साउंड्स एंड नॉइस। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, साउंड्स एंड नॉइस आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग अस, तो बिल्कुल ये सेंटेंस मेरा सही हो रहा है। तो ये जो है घेरे हुआ है और हम है रिसीवर, इसका मतलब है कि ये, तो यहां पर जो है सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सराउंडेड। क्या होना चाहिए, सराउंडेड। मैंने पहले कहा कि रिसीवर है हम सब, कि साउंड और जो नॉइज है, साउंड्स एंड नॉइज, ये जो है आवाज और शोरगुल हमें हमेशा घेरे रहती है। तो वो नीचे जो मैंने यहां पर इसका एक्टिव बताया कि एक्टिव पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि साउंड्स एंड नॉइज आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग अस। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड, और ऑफ नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए बाय, यानी बाय। अब हम देखेंगे कि सराउंडेड बाय किस में है, तो सराउंडिंग वाला ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। अब देखिए सराउंडेड बाय, ये सी नंबर ऑप्शन है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया, आंसर जो हो गया इसका सी हो गया। देखिए इस सवाल को बनाने में मैंने क्या किया, बहुत आसानी से मैंने ये देखा कि आर लगा हुआ है, आर लगने के दो ऑप्शन, एक्टिव होगा तो V1 प्लस ING, पैसिव होगा तो इज आर, एम के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो सेंटेंस है वो पैसिव में है, क्यों, क्योंकि नीचे उसका मैंने एक्टिव आपको दिखा कि भाई साउंड्स एंड नॉइज आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग अस, है ना, वो हमें घेरे हुए हैं लगातार। तो क्या हो जाएगा, वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय साउंड्स एंड नॉइज, और तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा, और वो ऑप्शन है सी में, इसलिए सवाल का जवाब जो हो गया वो हो गया सी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने अंक मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। ये वीडियो, उम्मीद तो यही है कि आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना करें। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय है यहां से विदा लेने का, अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।